आज हम यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में बात करेंगे और जिसे हम गर्भाशय की एक बीमारी बिनाइन ट्यूमर के नाम से सामान्य तौर पर जानते हैं। और बहुत सारे तंतुओं के रूप में एक रेशेदार रचना होती है, जिससे कि हम सामान्य भाषा में एक सौम्य घाव एक विशेष प्रकार का गर्भाशय का ट्यूमर कहते हैं। आमतौर पर यह हर महिला के शरीर में हो सकता है। रेयर केस में से 20 साल के बाद में देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंडीशन अगर होती है तो वो 35 साल से 40 से 45 साल तक की महिलाओं में ये बीमारी होती है। आवश्यकता अनुसार जैसे कि कोई कोशिकाएं होती हैं, गर्भाशय की कोशिकाएं होती हैं, वो बनती जाती हैं और पुरानी कोशिकाएं मरती जाती हैं। ऐसी नई कोशिकाएं कभी कभी क्या होता है कि नई कोशिकाएं बन जाती हैं और इस प्रक्रिया में कुछ कोशिकाएं जो मरना चाहिए वो कोशिकाएं नहीं बनती है। जैसे कि हमारी आरबीसी की एक साइकिल होती है 120 दिन की, 120 दिन बाद वो नई कोशिकाएं डेवलप करती है। वैसे ही ये वाली कोशिकाएं जो यूटेराइन फाइब्रॉइड की कोशिकाएं ये भी ग्रो करती हैं, पर कुछ कोशिकाएं मर नहीं पाती और नई कोशिकाएं बन जाती हैं जो कि एक गुच्छे का रूप ले लेती हैं। और ये कोशिकाएं जो होती है गर्भाशय की दीवार के आसपास के एरिया में बढ़ जाती हैं और ये मसल्स के भाग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती हैं और यूटेराइन फाइब्रॉइड इनको हम कहते हैं। अगर इनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है और ये गंभीर बीमारी बिनाइन ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और ये घातक बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर शरीर के दूसरे भाग में देखा जाए तो ये जो बीमारी है, ये जो फाइब्रॉइड टिश्यू है, ये ग्रो नहीं कर सकते हैं और ये कभी कभी दबाने पर भी फील होते हैं। जैसे कोई महिला बताती है कि उसको पेन हो रहा है तो हम उसे फील करके, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है तो हम उसे फील कर सकते हैं, क्योंकि ये पेशियाँ चिकनी होती हैं, ये कोशिकाएं और रेशेदार होती हैं और इसे हम संयोजी ऊतक यानी कि अगर हम इंग्लिश में देखा जाए तो स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम डॉक्टर्स की भाषा में कहते हैं। और ये अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इसके कई लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि सीवियर एब्डोमेन का पेन होना, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना और एब्सेंस ऑफ मेंसेस का होना। मेंसेस कभी कभी 2, 3, 4 महीने तक नहीं आती है और ये एक गुच्छा बना लेते हैं फाइब्रॉइड टिश्यू, तो मेंसेस नहीं आ पाती है और खून की कमी हो जाती है। और जब ये मेंसेस आती है तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत सीवियर पेन होता है और क्लॉट निकलने लगते हैं। उसके बाद में ये जो पेशेंट होती है, इस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण इसको एनीमिया भी हो सकता है और चक्कर भी आ सकते हैं, भूख भी नहीं लग सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो जाती है और इनमें हार्मोन्स का रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं उनका स्तर भी गिरने लगता है। पर इस बीमारी को अगर देखा जाए तो ये आसानी से पता नहीं चलता है। इसको इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और जब वो डॉक्टर्स के पास जाएगी और डॉक्टर्स का एग्जामिनेशन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो फीलिंग होंगे, अलग से वो फाइब्रॉइड जो होंगे उन्हें फीलिंग होगा, पेट थोड़ा अलग से अलग टाइप का पल्पिटेशन टाइप का पेट उनको दिखेगा। इस बीमारी का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इसके लिए हम कुछ एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि MRI हुई, अल्ट्रासाउंड हुई, सोनोग्राफी हुई और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम CBC कंप्लीट ब्लड पिक्चर का टेस्ट भी करवा लेते हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स, जैसे कि फाइब्रॉइड होते हैं, कुछ में तो जेनेटिक होते हैं, जैसे कि अगर उनकी मदर को है तो उनमें कभी कभी रेयर केस में, जैसे हर कभी नहीं, कभी कभी किसी जैसे कि 40 हैं तो 40 में से 1-2 के लिए ये रिजल्ट निकल सकता है, सभी को ये रिजल्ट नहीं होता है। तो फैमिली हिस्ट्री से, अनुवांशिकता के कारण ये हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनका स्तर क्या है, गिर जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन हुआ, जो कि फाइब्रॉइड के लिए विकास का कार्य करते हैं और ये रेशेदार होने के कारण कभी कभी अपने आप गायब भी हो जाते हैं और कभी कभी ये सिकुड़ भी जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये दोनों सिचुएशन ना होने के बाद में ये गुच्छे का रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे ग्रो करके एक बड़ी बीमारी, एक बड़ा ट्यूमर का रूप बना देते हैं।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक मेंसेस आने के कारण, महामारी बहुत ज़्यादा आने के कारण और लंबे समय तक ब्लीडिंग होने के कारण उनको क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और अगर ये मैरिड वूमन है तो कभी कभी ये जो ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर उसको इनकेस प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो गर्भपात होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 50% चांसेस हम लेकर चलते हैं, 50% चांसेस होते हैं कि उसका गर्भपात हो सकता है। और इसके बाद में हम आगे चलेंगे तो उस पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है, कब्ज़ भी हो सकता है। और जैसे कि अनमैरिड फीमेल है तो उसको ड्यूरिंग पीरियड पेट में उसको ऐंठन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। और इस कंडीशन में अगर फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो उसका वजन भी बढ़ सकता है। अगर हमें ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं तो हमें उसका एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया USG उसका हो सकता है। अगर USG में नहीं आ रहा तो हम MRI करवा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसकी CBC भी करवा सकते हैं। इसके बाद में उसमें सुस्तपन आ जाएगा, बेचैनी बनी रहेगी, इस टाइप से बहुत सारे सिम्टम आएंगे। अगर फ्रेंड्स हम एलोपैथी में जाते हैं तो एलोपैथी में सारे टेस्ट तो हो जाएंगे। अगर उनको ये लगता है कि फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं तो एक शल्य चिकित्सा होती है, वो शल्य चिकित्सा के द्वारा, सर्जरी के द्वारा ये सारे फाइब्रॉइड को कट करके हटा देंगे। और फिर हटाने के बाद में ये कुछ दिन बाद तक तो ठीक रहेंगे, फिर से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि इसको जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। जैसे कि टेलुरियम मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी। टेलुरियम पेंडुलम मेडिसिन जो होती है ये मेडिसिन फाइब्रॉइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी है, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन। टेलुरियम मेडिसिन के साथ में हम इस कैलकेरिया कार्ब को दे सकते हैं, फेरममेड को भी हम दे सकते हैं और आर्निकम को भी हम दे सकते हैं। कुछ ऐसी अलग अलग मेडिसिन है होम्योपैथी में, जैसे कि अगर फाइब्रॉइड के साथ में उसको वॉमिट आ रही है तो हम इपिकोक मेडिसिन भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये सारी मेडिसिन हम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिट जैसे सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताए आपको आ रहे हैं, तो आप जाके किसी भी शॉप से मेडिसिन ना लें, क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम है ये कंफर्म नहीं है। तो आप किसी फिजिशियन के पास जाएं, किसी डॉक्टर्स के पास जाएं, और जब आप उनके पास जाएंगे अपनी हिस्ट्री बताएंगे, वो आपकी प्रॉपर केस चेकिंग करेंगे और फिर आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कि क्या करना है, तो और कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही मेडिसिन है तो वो आपके लिए बताएंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी बीमारी को और ना बढ़ाएं और कोई बिना देर किए अपने इस बीमारी को ठीक करें और सही इलाज कराएं। आपके लिए कहूँगी कि आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है काफ़ी समय से तो खुशियाँ हासिल करने के लिए बहुत अच्छा समय है। बिना कुछ देर किए आप जाइए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। हो सकता है आपके लिए मेरा ये वीडियो कुछ अच्छा कोई रास्ता दिखा दे। तो फ्रेंड्स अगर आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेना है, मैं आपको लाइटली एग्जांपल के लिए बताऊंगी कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई वो 30 या 200 पोटेंसी में ले सकते हैं हम, लेकिन आप अपने मन से ना लीजिएगा। जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन है टेलुरियम पेंडुलम मेडिसिन। ये रक्त स्तंभ को बहुत अच्छा वर्क करती है। कि किसी भी तरीके का ब्लड फ्लो हो रहा हो या किसी भी तरीके का फाइब्रॉइड हो, ये मेडिसिन उस पर बहुत अच्छा वर्क करती है। और जो मूर्छा आ जाती है कमजोरी के कारण, किसी भी तरीके की एक्टिव हो या पैसिव हो, मतलब निष्क्रिय हो या सक्रिय हो, दोनों टाइम में, दोनों स्राव में ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। ये मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये एक वनस्पति है जो कि पेड़ पौधे से बनाई गई मेडिसिन है और इसके गुण बहुत अच्छे हैं और ये एक औषधि पर्याप्त मात्रा में रक्त स्राव के लिए ही बनी है। तो आप इसको यूज़ करिए और खुश रहिए।